भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माँ समालेश्वरी जी की, माँ समालेश्वरी जी की। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अपने टीम में बहुत मेहनत से और श्रद्धा से काम करने वाली, पार्टी को निष्ठा से काम करने वाली नेत्री अर्पिता जी, उत्तराखंड से यहाँ आकर आप सबके बीच काम करने वाली नेहा जोशी जी, मंच पर उपस्थित युवा मोर्चा के और पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुगण और संभलपुर लोकसभा के और रंगाली मंडल से कोने कोने से आए हुए युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता बंधुगण, आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। क्षमा कीजिए, मुझे उड़िया नहीं आती है, मैं हिंदी में ही बात करूंगा। और जब से मैं यहाँ आया हूँ थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ छोटे छोटे शब्द उड़िया के सीखने के लिए, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ बेंगलुरु से, वहाँ उड़िया के बहुत सारे यहाँ के युवा वहाँ काम करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मेरे चुनाव में मैं अपने अध्यक्ष जी को बोल रहा था, हर साल दुर्गा पूजा के समय में सिर्फ बेंगलुरु मेरे लोकसभा क्षेत्र में मैं 25 से ज्यादा ओडिया ऑर्गेनाइज दुर्गा पूजा कार्यक्रम में मैं भाग लेता हूं। उतना बड़ा संख्या में वहां ओडिया लोग कर्नाटका में, बेंगलोर में काम कर। और इस बार भी मेरे चुनाव में ओडिशा के साथ संबंध रखने वाले युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में बहुत मेहनत करके मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किए। मैं इसलिए बोलता हूं, मैं एक प्रकार से आप सबका भी, ओडिया युवाओं का भी सांसद हूं, क्योंकि आप लोग और ओडिया युवा मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरे लिए आप सब लोग काम किए। साथियों, चुनाव के संदर्भ है, लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए समय ये नहीं है, युद्ध का समय, लड़ाई का समय। मैं आप सब के बीच दो तीन विषय ही आप सब के बीच रखना चाहता हूं, और आप सबको यही 2-3 विषय के ऊपर मैं आप सबको अनुरोध भी करना चाहता हूं आने वाले 5 दिन के लिए क्या हम सबको करना। पहला चीज तो यह है कि मैं जब से यहाँ आया और जब से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को समझाने के लिए, यहाँ के स्थिति को समझाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सबसे हैरान बात यह है कि लगभग पिछले 10 साल से यहाँ ओडिशा में बैक सीट ड्राइविंग चल रहा। सरकार की चेहरा दूसरे का है, पर सरकार किसी और चला रहा। और आप सब जानते हैं, देश में भी 2004 से 2014 तक इसी प्रकार के एक व्यवस्था देश में भी हुआ। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, पर नाम के लिए ही वो प्रधानमंत्री, पर सरकार इटली से आई सोनिया गांधी चला रही। और वो 10 साल देश के सबसे काला, सबसे घोर 10 साल, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला, देश के कोने कोने में आतंकवादी हमला, पाकिस्तान और चीन के कंपैरिजन में कमजोर होने का आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी बढ़ना, महंगाई बढ़ना, ये सब वही 10 साल के कार्यकाल में हुआ। यहाँ दुर्भाग्य से ओडिशा में भी लगभग पिछले 10 साल इसी प्रकार के बैक सीट ड्राइविंग यही हो रहा। और अब जहाँ देखते वहाँ घोटाला, बेरोजगारी बढ़ रही है। जब देश की अलग अलग प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ओडिशा अकेला पीछे छूटा है। आप सबके सामने इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, वो मौका आने वाले चुनाव। मैं आप सब से निवेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। साथ मैं जब से पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, और विशेष रूप में ओडिया के बारे में मैं जब देख रहा हूँ, उड़ीसा के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में मैं देख रहा हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है दिल्ली में या बेंगलुरु में, यहाँ से अपने कार्यकर्ता से मैं जब बातचीत करता हूँ, मुझे तो गुस्सा आता है जी सुन के। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओडिशा में कमी क्या है? देश के सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस किसी एक प्रदेश में है तो वो ओडिशा में है। देश में सबसे सक्षम युवा, मेहनत करने वाले युवा मैक्सिमम संख्या में देश में किसी है तो ओडिशा में। देश के सबसे लंबे कोस्ट लाइन जिन प्रदेश में है, उसमें टॉप 3 में ओडिशा आता है। एक और बड़ा कोस्ट लाइन है, दूसरी ओर नैसर्गिक संपत्ति है, युवा की ताकत है। इस सब के बाद भी देश के पर कैपिटा इनकम में सबसे पिछड़े हुए 5 प्रदेशों में आज भी ओडिशा है। ये सुन के मुझे तो गुस्सा आता है। आपको आता ही नहीं आता है? ये स्थिति बदलना है, नहीं बदलना है? साथियों, मैं आपको बोलता हूं, मैं जब कार में आ रहे थे, हम डिस्कस करके आ रहे थे, बेंगलोर में आप
किसी एक रेस्टोरेंट पे जाइए, बैंगलोर के आप 10 रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 8 रेस्टोरेंट में आपको ओडिशा से युवा वहां काम करने में आपको मिलेगा। यहां से पलायन करके काम के लिए मजबूरी से वहां युवा जा रहे हैं। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट गया, अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, दूर दराज गांव, वहाँ हाईवे का काम चल रहा और रास्ते पे ढाबा पे हम बैठ के चाय पी रहे थे और वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे मैं बात किया, पूछा कहाँ से हो। मैक्सिमम वहाँ मजदूर जो रास्ते का काम कर रहे, हाईवे का काम कर रहे, पत्थर का काम कर रहे हैं, ओडिशा। क्या इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, इससे ज्यादा अवसर यहाँ पैदा नहीं कर सकते क्या हम? जब मैं रास्ते पे आ रहा था, अगल बगल में हाईवे में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में देख, मैं खुशी होकर पूछा अपने कार्यकर्ता से कि ये तो बड़े इंडस्ट्रीज है, अपने युवाओं को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को अवसर ही अवसर शायद हुआ होगा। तो हम अपने कार्यकर्ता मुझे बोले कि इन सभी इंडस्ट्रीज में लोकल्स के लिए कुछ काम नहीं मिलता है, सब बाहरियों के लिए काम मिलता है। ये मैकेनिकल काम हो, मजदूर के काम हो या इंजीनियरिंग मैकेनिकल सुपरविजन का काम हो, हर काम के लिए बाहर से काम मिलता है। यहाँ के धन संपत्ति पर दूसरों को रोजगार। ये स्थिति सिर्फ यहाँ के इंडस्ट्री में ही नहीं है, यहाँ के पॉलिटिकल व्यवस्था में भी इसी प्रकार का व्यवस्था हो चुकी। यहाँ मुख्यमंत्री जी के माइक पकड़ने के लिए भी ओडिशा से युवा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का माइक पकड़ने के लिए भी ऐसे छोटे रोजगार भी दूसरों के पास जा रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति बन गया। आप मुझे बोलिए साथियों, क्या इस प्रकार के स्थिति ये कंटिन्यू करना है? क्या इसको बदलना है? तो किससे जिम्मेदारी है बदलने का? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 14 में और 19 में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में बनी, उसके पीछे सबसे बड़ा ताकत देश के युवाओं के ताकत। देश के युवा, हम 14 में और 19 में हम निश्चय किए थे कि देश की रास्ता बदलना है, भाग्य बदलना है, देश का पॉलिटिक्स चेंज होना है, और इसलिए देश के युवा हम सब इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को 14 और 19 में हम वोट दिए और देश में लगभग 40 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार हम सत्ता में लेकर आए। ये युवा की वोट के वजह से हुआ। और आपके एक वोट पिछले 10 साल में देश को कैसे परिवर्तित किया है आप सब जानते हैं। अब जहां आज देश में देखते हैं वहां नए एयरपोर्ट्स बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वंदे भारत जैसे ट्रेन आ रही है, नए एम्स, धर्मेंद्र जी संबलपुर में नया एम्स लेकर आए हैं, स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग हो रहा है, नए नए इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं। मतलब देश 10 साल पहले विश्व के कंपैरिजन में 11वीं अर्थव्यवस्था में थे, आज भारत विश्व के 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 2-3 साल के अंदर अंदर वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए। ये आपके एक वोट के वजह से। मैं आपसे आज इतना ही निवेदन करने के लिए आया। आप जैसे 14 में 19 में युवा की ताकत देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री दिए, वैसे ही इस बार भी ओडिशा में युवाओं के वोट के आधार पर एक राजनीतिक क्रांति यहाँ ओडिशा में होगा और ओडिशा के भाग्य बदल जाए, भाग्य बदल जाए। मैं कर्नाटका से आता हूँ, मेरा मातृभाषा कन्नड़ा, पला बड़ा कर्नाटका में। क्या मैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में, जो कर्नाटका में जन्म नहीं है, जो कर्नाटका से संबंध नहीं रखते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को क्या मैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहता हूं? क्या कभी नहीं। वैसे ही स्वाभाविक रूप से ओडिशा में भी जो यहाँ पैदा नहीं है, जिनका यहाँ इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जो सिर्फ अपना काम के लिए यहाँ आए हैं, क्या ऐसे व्यक्ति को ओडिशा और ओडिशा के युवा मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं? क्या स्वीकार कर सकते हैं? क्या साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के ऊपर वोट डालेंगे तो 10 जून को जैसे मोदी जी ने बोले हैं, 100% ओडिशा में भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के ओडिया मुख्यमंत्री यहाँ होना सुनिश्चित हो जाए। अगर आप गलती से, क्योंकि इस प्रकार से गलती हम एक बार किए हैं पहले, कांग्रेस को वोट डालकर इटली के सोनिया गांधी को हम देश दिए थे ना 10 साल तक। वही 10 साल में 2G स्कैम हो गया, वही 10 साल में कोयला घोटाला हो गया, वही 10 साल देश के खजाना लूटकर गांधी परिवार का खजाना भर्ती हो गया। अगर वैसे गलती आप लोग गलती से किए तो मैं आप सबको बोल रहा हूं, आप सब तमिल सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सब मुख्यमंत्री से कुछ काम करना पड़ता है तो आप तमिल में बात करना पड़ेगा। आप बोलिए
ऐसा स्थिति स्वीकार है क्या? ये स्वाभिमान का प्रश्न है, ओडिया के अस्मिता का प्रश्न है। हम तय करेंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उड़ीसा प्रदेश के कि भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा में पैदा हुआ ओडिया बोलने वाली ओडिया मुख्यमंत्री को हम ओडिशा में हम सुनिश्चित करेंगे और उनका प्रतिष्ठापन हम करें। मैं अंत में आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करने के लिए आया। साथियों, हर एक चुनाव साइकिल जो होता है 5 साल के चुनावी जो साइकिल होता है, ये सिर्फ एक एमएलए के या एमपी के भाग्य को डिसाइड नहीं करता है। हर चुनावी साइकिल पूरे प्रदेश के करोड़ों करोड़ों जनता के भाग्य को डिसाइड करता है। मैं 15 साल पहले यहाँ चिलिका लेक के लिए, पुरी और भुवनेश्वर के लिए, मैं जब हाई स्कूल में था तब मैं कंपटीशन के लिए यहाँ आया। 15 साल पहले मैं पहली बार जब यहाँ आया था, मुझे याद है मैं मेरे पिताजी से उस दिन बोला था कि मैं यहाँ जिस प्रकार से गरीबी देखा था, मैं कभी नहीं देखा था। कर्नाटका में इतना गरीबी में कभी नहीं देखा था। वो मेरा एक्सपीरियंस। 15 साल के बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। देश में जो बदलाव हुआ है, देश जो आगे बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में जिस प्रकार के अपॉर्चुनिटी ओडिशा के सामने था, उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग नहीं हुआ। इसलिए यहाँ डबल इंजन सरकार की आवश्यकता है। मैं आपको एक दो उदाहरण ही देता हूँ कर्नाटक से, कैसे हम जब डबल इंजन सरकार थे कैसे हम उपयोग पाए, और जब डबल इंजन सरकार कर्नाटका में हम खो गए कैसे अपना उसका नुकसान भी हम खा रहे हैं। सिर्फ 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक किसान सम्मान निधि, हर साल मोदी जी अपने किसान को मदद पहुंचाने के लिए, मदद देने के लिए 6,000 रुपए मोदी जी हर किसान को देते हैं। पता है ना आप सबको, 6,000 रुपए डायरेक्टली बैंक अकाउंट पे आते। जब कर्नाटका में बीजेपी के सरकार थे 1 साल पहले तक, केंद्र के 6,000 रुपए के साथ साथ कर्नाटका के बीजेपी सरकार 4,000 रुपए उसके साथ मिलाकर हम 10,000 रुपए देते। 6,000 केंद्र सरकार से आता था और हम कर्नाटका सरकार 4,000 देते। 10,000 रुपए कर्नाटक के गरीब किसान को जाता था। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी सरकार में आने के तुरंत बाद ये 4,000 रुपए कट कर अब सिर्फ कर्नाटका के किसान को 6,000 रुपए आ रहा। जब डबल इंजन सरकार थी तब 10,000 आता था। जब कांग्रेस की सरकार आई 4,000 कम हो गया। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है आयुष्मान भारत। जब अपनी सरकार थी तब आयुष्मान भारत का इंप्लीमेंटेशन जोर से चल रहा था। यहाँ कांग्रेस सरकार आने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन कम हो चुका। जल जीवन मिशन में भी, ओडिशा में भी यही हालत। 10,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए दिए, पर आप मध्य प्रदेश के साथ कंपेयर कीजिए, उत्तर प्रदेश के साथ कंपेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश में यही 10,000 करोड़ रुपए के लिए जितना कवरेज होता है, उससे अधिक गुना कम कवरेज ओडिशा में हो, क्योंकि डबल इंजन सरकार नहीं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप दिल्ली में तो मोदी जी को ही बिठा रहे हैं, आप यहाँ भुवनेश्वर में भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को ही बिठाइए और देखिए 5 साल के अंदर ओडिशा के भाग्य कैसे बदलेगा। साथियों, यहाँ उपस्थित सब नौजवानों से मेरा निवेदन, मैं ऐसे अपने कार्यकर्ता से पूछ रहा था, बीजेडी चुनाव कैसे जीतते हैं? उनके पास आजकल तो ठीक से नेता नहीं है, तमिलनाडु से इंपोर्टेड नेता है, ना उनके पास एक ठीक से विचारधारा नहीं है, ना उनके पास मोटिवेशन से जमीन में काम करने वाले आप जैसे कार्यकर्ता नहीं। वो चुनाव कैसे जीत? तो अपने कार्यकर्ता बहुत दुख से बोले कि चुनाव में बीजेडी सिर्फ पैसा के ताकत के साथ जीत। शराब बांटते हैं, हर पंचायत में युवाओं को गुमराह कर उनको पैसा देते हैं, ऐसे ही चुनाव के 10-15 दिन के समय पैसा बांटकर चुनाव जीत। मैं आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया, विशेष रूप में युवा मोर्चा के हर एक नेता, आप सब जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सब अपने अपने गांव के नेता है या नहीं? आप अपने अपने गांव के अपने अपने पंचायत से आए हुए युवा नेता यहाँ उपस्थित। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए यहाँ आया, आप अगर इस पैसे वाले बीजेडी को, उनके शराब, उनके पैसा, इसको जीतने के लिए आप छोड़ देंगे तो अगले 10 साल 15 साल तक, मतलब 2-3 पीढ़ी इसी प्रकार से नुकसान खाना पड़े। आप सबके ऊपर साथियों बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। इसको समझना चाहिए आप लोगों के कंधे के ऊपर सिर्फ आपके अकेला भाग्य नहीं लिखा है, आपके सिर्फ परिवार का ही भाग्य नहीं है, पूरे ओडिशा के, पूरे आपके प्रदेश के भाग्य, उसका जिम्मेदारी आप सब के ऊपर है। आप सब आज ही प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, वो जितना भी पैसा बांटे, वो जितना भी शराब बांटे, वो जितना भी अनैतिक
ऐसे व्यवहार करे। भारतीय जनता युवा मोर्चा एकजुट होकर पूरे ओडिशा में और विशेष रूप में संबलपुर में हम भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जिताएंगे और अगले 25 साल तक देश का नींव, देश का फाउंडेशन, प्रदेश का फाउंडेशन हम ताकत, ये संकल्प हम सबको लेना है। मुझे आप सबके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ को, इस काम को आप बहुत ताकत के साथ करेंगे। सिर्फ 5 दिन चुनाव के प्रचार में बचा है। घर घर जाना है, हर व्यक्ति के साथ संपर्क करना है। जैसे मोदी जी ने हम सबको काम दिए हैं, हर व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जय जगन्नाथ पहुंचाना है। और वोटिंग के दिन भारतीय जनता पार्टी के हर समर्थक को बुलाकर अपने बूथ पे अपना वोट दर्ज करना है। ये काम भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता का है। मुझे पूरा विश्वास है कि संबलपुर से अधिक मत से आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी से संबलपुर अपने सांसद धर्मेंद्र प्रधान जी के रूप में एक हॉटलाइन, जो 24 आवर्स धर्मेंद्र प्रधान जी आपके हॉटलाइन जैसे काम करेंगे। आप नरेंद्र मोदी जी के आपके छोटे छोटे बात भी पहुंचाकर आपका काम कराने के लिए आप धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने सांसद के रूप में चुनाएंगे। यही भरोसा के साथ आप सबको फिर एक बार जय जगन्नाथ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता जो इस कार्यक्रम के आयोजन में लगे थे, उन सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।